Hello everyone. Today our topic is company organization. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपने अभी पहले सोल प्रोप्राइटरशिप किया, फिर पार्टनरशिप किया, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किया, फिर उसके बाद हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज किया। तो वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस की फॉर्म है, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स के बारे में किया है। अब जो हमारी फॉर्म आती है वो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम कंपनीज के बारे में, जिसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारी कंपनी जो है वो चलती रहती है हमेशा के लिए। It has rightly been observed that the old order change yielding place to new। कमाने के लिए या इनकम के लिए जो है हम पुराने तरीकों को हटाकर नए तरीके जो है हमको लगाने पड़ते हैं। In fact, change is the law of nature. Every change in existing order is invariably to a step towards the advancement of the society. Advancement of the society. तो चेंज जो है वो फ्यूचर में भी और जिंदगी में भी, और हम कहें हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर जगह पर जो है वो जरूरी है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे स्टेप जो है वो नहीं रख पाएंगे। तो लॉ के अकॉर्डिंग भी नेचर जो है वो चेंज ही है, कि चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ। कानून जो है हमारा, इसका नेचर का जो लॉ ही है कि चेंज होते रहना, बदलते रहना। जो बदलता रहता है चेंज होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। जो चेंज नहीं कर पाता है, एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर पाती सोसाइटी, तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस एंड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड बिजनेस इज नो एक्सेप्शन। पर्सन का जो माइंड है वो रेस्ट करने वाला नहीं होता है, रेस्टलेस होता है। उसमें क्या है, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ ऐसे काम उसको करने ही पड़ते हैं। तो जस्ट एज द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द सोल ट्रेड। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन से पहले आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, तो उसकी कुछ वीकनेस थी, उसकी कुछ कमियां थी। जब हम क्या किया हमने कि उस कमियों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आए। जैसे कि कैपिटल की कमी थी, लाइबिलिटी लिमिटेड करवाने के लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी एक सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो पार्टनर के केस में क्या है, जो वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह के से ही हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से एक नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ, वो बोर्न हुआ, जो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की सारी कमियों को हटाया। Both the sole trade and the partnership business suffer from the defect of shortage of capital, unlimited liability, lack of managerial capability, lack of stability, etc. सब में, चाहे वो हम पार्टनरशिप की बात करें, चाहे हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, तो दोनों में ही कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ जो है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, या लाइबिलिटी की अनलिमिटेड होना, या कैपेबिलिटी जो है मैनेजरियल लिमिटेड होना, स्टेबिलिटी का भी लिमिटेड होना। तो इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन फिर क्या आया, कंपनी की नीड महसूस हुई कि कंपनी जो है अगर आए तो वो इसकी लिमिटेशंस को दूर कर सकती है। अब ये कंपनी होता क्या है, ऐसे ही कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा मिलाया गया कोई एक एसोसिएशन, जिसमें वो कैपिटल जो है वो शेयर की फॉर्म में लगाते हैं। शेयर, शेयर क्या होते हैं, जो भी बिजनेस में या कंपनी में पैसा बिजनेस की फॉर्म मतलब लगाया जाता है कैपिटल की फॉर्म में, तो उसमें क्या होगा, वो बहुत सारे शेयर होल्डर से पैसा लिया जाता है। जो शेयर होल्डर अपना शेयर परचेज करते हैं, और वो उस शेयर के बदले में कंपनी को पैसा देते हैं, और कंपनी उस शेयर से या उस अमाउंट से कैपिटल की अपना बिजनेस चलाती है।
अब कोई पर्सन गरीब भी हो सकता है, कोई पर्सन अमीर भी हो सकता है। तो अमीर पर्सन ज्यादा मात्रा में शेयर खरीदेंगे, गरीब पर्सन कम मात्रा में शेयर खरीदेंगे। तो इसमें कोई भी पर्सन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें इन्वेस्ट अपना पैसा कर सकता है। जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो शेयर होल्डर कहलाता है, वो शेयर की फॉर्म में करता है। वो छोटे छोटे शेयर जो है वो परचेज करता है और उसके बदले में कंपनी को जो है पैसा देता है, और कंपनी क्या करती है, उस पैसे को इकट्ठा करके और बिजनेस चलाती है। तो द अट्रैक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑल्सो ड्रॉ पीपल टुवर्ड्स कंपनी। तो यहाँ पर जिस पर्सन ने जितने शेयर परचेज किए होते हैं या जितने शेयर में पैसा लगाया होता है, उसकी लायबिलिटी जो है वो उतनी ही होती है, लिमिटेड ही होती है। तो उसको नुकसान होने का भी ज्यादा डर नहीं होता। द क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी इज ए कंपनी एक्सरसाइज ए मैग्नेटिक अट्रैक्शन फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ एफिशिएंट मैनेजर। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है, स्टेबिलिटी की बात करें तो वो भी क्या है, चलती रहती है, चलती रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मीन्स कंपनी में चाहे कितने पर्सन आए या जाएं, कंपनी को कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि शेयर जो है वो एक्सचेंज भी हो सकते हैं। जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में था ना कि एक्सचेंज ही नहीं कर सकते, मतलब कि अगर आपका बिजनेस जो है वो आप किसी को दे नहीं सकते, अगर आप खुद हैं तब तक ही बिजनेस कर पाएंगे, अगर आप नहीं है तो बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। तो ऐसे ही हम अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें हम जो है अपने शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं और इन फ्यूचर हम परचेज भी कर सकते हैं। तो इन दिस वे ऑल द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप आर रिमूव्ड एंड द कंपनी इज एस्टेब्लिश। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो है कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई। तो कंपनी का मीनिंग देखेंगे, यहाँ टूल किट में आप देख सकते हैं कंपनी हमारी क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी, और कंपनी की अगर हम डेफिनेशन और मीनिंग की बात करें तो द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट हुज क्रिएशन इज ड्यू टू स्पेशल पर्पज इन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज जनरली लिमिटेड whose existence is separate from its member and its continuous or perpetual or and which has a common seal is called a company। कंपनी जो एक ग्रुप ऑफ पीपल से बनी, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करा ली जाती है, और इसको रजिस्टर्ड कराना जो है वो जरूरी होता है। हुज क्रिएशन इज ड्यू टू स्पेशल पर्पज द लिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी है उसके इन्वेस्ट करने वाले पर्सन्स की या शेयर होल्डर की वो लिमिटेड होती है, और इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो सेपरेट होती है इसके मेंबर से, और ये कॉन्टिन्यूसली लगातार चलती रहती है, और ये अपने नाम पर जो है कॉन्टेक्ट कर सकती है, जिसके लिए इसको कॉमन सील, जिसको हम स्टैंप कहते हैं, वो मिली होती है, और ये उसके से अपने जो है सभी काम पर कर सकती है। कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। ये जो है कुछ पर्सन्स के द्वारा, कुछ पर्सन्स की विलिंगली के कारण वो एस्टेब्लिश हुई, जिन्होंने स्टार्ट किया कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए और उसको रजिस्टर्ड कराया कंपनी एक्ट के अंडर। तो कंपनी एक्ट क्या है, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 है, और ये जो है इसके अंदर रजिस्टर्ड कराने के बाद जो है हम कह सकते हैं कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है लिमिटेड लायबिलिटी पर्सन्स को शेयर जो है इन्वेस्ट करती है, सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं इसके शेयर को, और कॉमन सील से ये जो है बिजनेस जो है रन करवाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, और ये अब स्टेबल रहती है लंबे टाइम तक, कोई भी पर्सन आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 1956 इसकी डेफिनेशन देखेंगे आप। A company means a company formed and registered under this act or any previous act। कंपनी जो है 1956 के एक्ट के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराती है, या फिर इससे पहले कोई हो तो। प्रोफेसर एल.एच. हैने कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो वही कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे बैंक होते हैं, तो इसी तरीके से ये भी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है जो अपने नाम पर
एसेट्स ले सकती है अपने नाम से, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और अपनी कॉमन सील के साथ अपने सिग्नेचर करके जो है वो स्टैम्प का यूज करके जो है अपना बिजनेस कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या है कि यहाँ हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हमारी जो कंपनी होती है वो कुछ व्यक्तियों के द्वारा, कुछ पर्सन्स के द्वारा मिलकर जब एक एसोसिएशन बनाती है और उसको रजिस्टर्ड कराती है, उनको इसको इनकॉर्पोरेट कराती है, तो वो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसे मेंबर्स का या ऐसे पर्सन्स का ग्रुप है जो इनकॉर्पोरेटेड कराया हुआ है। और हम यहाँ कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कंपनी नहीं हो सकता है, नहीं बना सकता है। पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 पर्सन और प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम जो है 2 पर्सन जो है होना जरूरी है, जिससे जो है कंपनी एसोसिएट करेगी और अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकती है। इट रेगुलर इज एसेंशियल, इस रजिस्ट्रेशन इज एसेंशियल, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है करवाना वो जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट हम कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स। जो कंपनी है वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मींस जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया है। ये इनविजिबल इंडिविजुअल है जो कि नो बॉडी ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये फिजिकल या फिर सोल नहीं है। कोई फिजिकल एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं किए जाते हैं इसके द्वारा, जैसे एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन ये फिर भी अपना लीगल राइट जो है रखता है, अपने नाम पर कोई भी एसेट्स परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, कोई कंटेक्ट कर सकता है, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज को राइट कर सकता है, क्योंकि इसके पास कॉमन सील होती है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी की हम बात करें तो हमारा जो है एग्जिस्टेंस कंपनी की है वो सेपरेट होती है और इसके मेंबर से ये फ्री फ्रॉम होती है, क्योंकि इसके मेंबर की जो है लीगल एंटिटी है वो डिफरेंट होगी और इसके बिजनेस की जो लीगल एंटिटी है वो अलग होगी। कंपनी अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है और अपने नाम से ही कोई भी केस करना हो कर सकती है, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी जो है और उसकी एसेट जो है वो कंपनी से बिलोंग करती हैं और ना कि ओनर से। जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। लाइक द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन द मेंबर ऑफ द कंपनी आर नॉट बाउंड बाय द एक्शन ऑफ द कंपनी। जिस तरीके से पार्टनरशिप में कोई भी एक्शन के लिए वो एक दूसरे के बाउंड हो जाते हैं, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी इज नॉट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर। और कंपनी के कंपनी जो है वो मेंबर्स के द्वारा किए गए काम के लिए भी बाध्य नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी की लीगल एंटिटी है, ना तो कंपनी की कामों के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे और ना ही मेंबर के काम के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड फोर्थ पॉइंट जो हमारा आता है परपेचुअल सक्सेशन, वो आप देखेंगे द लाइफ ऑफ ए कंपनी इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन द अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन इट्स नेचुरल डेथ। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि कंपनी जो है वो अपना परपेचुअल सक्सेशन की जब हम बात कर रहे हैं, मींस उसकी स्टेबिलिटी की बात जब हम कर रहे हैं, तो ये स्टेबल रहती है, क्योंकि पर्सन तो है नहीं जिसकी डेथ हो जाएगी, तो ये तो कभी मरने वाली नहीं है। तो यहाँ पर उसकी डेथ की बात तो स्टार्ट ही नहीं होती है, मींस उसका डेथ का क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। एट द सेम टाइम इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और बैंकरप्सी ऑफ सेम शेयर होल्डर और डायरेक्टर। तो ना ही पर्सन की वजह से या पर्सन की डेथ होने पर या वो बैंकरप्ट होने पर जो है कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि ये तो खुद एक लीगल पर्सन है। इसमें तो बहुत से मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर कंपनी जो है वो फॉर एवर चलती रहती है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो सिक्स पॉइंट नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पॉइंट लिमिटेड लाइबिलिटी का। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी इज जनरली लिमिटेड
टू द वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। तो जो शेयर होल्डर है उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड है। द वर्ड जनरली हेयर मीन्स दैट द कंपनी कैन बी अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी थ्रू ए गारंटी बट इट्स यूसेज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल। तो यहाँ पर जो वर्ड है जनरली, तो जनरली का मतलब यहाँ पर है कि कुछ पर्सन जो है अपनी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड भी करा सकते हैं, वो पर्सन पर डिपेंड है। जब लगभग तो हमेशा अनलिमिटेड ही होती है, लेकिन किसी किसी केस में जो है वो अनलिमिटेड या गारंटी जितनी दी होती है उतने तक ही जो है वो लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड भी हो सकती है। तो जब कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए बिकॉज ऑफ द ह्यूज लाइबिलिटी और ह्यूज लॉसेस, इट कैन ओनली डिमांड द बैलेंस ऑफ ऑल अमाउंट ऑन द शेयर फ्रॉम इट्स मेंबर। तो जब तक यह इसकी और बढ़ जाए तो इसके मेंबर्स को कभी कभी जो है उससे ज्यादा भी, उनकी शेयर से ज्यादा भी पे करना पड़ सकता है। Hence, because of the legal status or existence of the company, all the liabilities rest on the company itself, not on the member for the transfer of shares. तो यहाँ पर ये बात है कि कंपनी लीगल स्टेटस होने की वजह से या कंपनी की एग्जिस्टेंस होने की वजह से सारी लाइबिलिटी जो है वो कंपनी की खुद के होते हैं, ना कि उसके मेंबर्स की। तो वो उसको शेयर्स की ट्रांसफर जो है उसके मेंबर्स को नहीं कर सकती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पर्सन से उसकी जो कैपिटल ह्यूज लाइबिलिटी होती है या लॉस ह्यूज होते हैं तो वो सिर्फ अपने शेयर तक ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन साथ ही साथ जो ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खुद की होती है, किसी मेंबर की नहीं होती है, और ना ही वो शेयर से ज्यादा जो है वो उसको पे करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है 6 पॉइंट कॉमन सील। कॉमन सील पॉइंट में आप देख सकते हैं कंपनी की खुद की एक स्टैंप होती है, सी कॉमन सील होती है। जैसे कंपनी जो है वो खुद सिग्नेचर नहीं कर सकती है, जैसे नेचुरल पर्सन कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है उसकी कॉमन सील का यूज किया जाता है। Company being an artificial person cannot put its signature under the Company Act. The right to use a common seal has been given to it. Common seal is a special seal hearing the name of the company and which remains to be possession of its secretary. It is essential to have the common seal along with the signature of at least two directors as witness to give any document a legal shape। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये हैं तो वो क्या करती हैं कि उनकी कॉमन सील की अपने सिग्नेचर कर सकती है, तो उसके स्पेशल सील के साथ जो है वो कोई भी अपना नेम से कांटेक्ट कर सकती है, जैसे उसके सेक्रेटरी जो है वो इसको पोजेस करती है। और एजेंशियल है उसके लिए कॉमन सील के साथ जो है एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स, या हम कह सकते हैं कि टू जो डायरेक्टर होंगे वो विटनेस के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लीगल शेप जो है इसको मिल सकती है। साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड। कंपनी के शेयर, पब्लिक कंपनी के जो शेयर हैं वो जो है फ्रीली ट्रांसफर जो है किए जा सकते हैं। कंपनी आर ऑफ टू टाइप्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। इट मीन्स दैट देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल परचेज एंड लाइक द पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज नो नीड टू सीक प्रायोरियर अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर हम बात करें जब पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है। मीन्स कोई भी इसके लिए लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है सेल परचेज के लिए, और जो भी कोई भी मेंबर के लिए क्या है नीड नहीं होती है कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अप्रूवल लेने की भी कोई नीड नहीं होती है। नेक्स्ट जो है 8th पॉइंट हमारा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट।
तो कंपनी के जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। आपको पता है कि कंपनी के जो ओनर हैं वो शेयर होल्डर हैं, और वो शेयर होल्डर बहुत दूर दूर और अलग अलग जगह पर रहकर जो है वो अपनी कैपिटल जो है इन्वेस्ट करते हैं। दे कैन नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे रूटीन ऑफ कंपनी, वो रोज के कामों में दखलंदाजी नहीं करते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू रन द अफेयर ऑफ द कंपनी दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु आर कॉल्ड डायरेक्टर। तो उनके द्वारा ही कोई दो जो है डायरेक्टर चुन लिए जाते हैं जो उस कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स is known as the managing body which manage the company's business. Thus the management and the ownership are separate in the company organization. तो वो जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, ना ही कोई इंटरफेयर करते हैं। तो जो उसके ओनर हैं वो अपना अलग रहते हैं और जो काम है वो डायरेक्टर के द्वारा ही संभाल लिया जाता है। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, सेपरेट सेपरेट होती है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क बीयरिंग। तो रिस्क बीयरिंग पॉइंट क्या है? इन द सोल ट्रेड ऑल द रिस्क हैव टू बिकम बोर्न ए सिंगल इंडिविजुअल, while in partnership only a few individual face the risk. In case of a company, the risk gets divided among numerous shareholder and nobody feel the burden. तो यहाँ पर जो सिंगल इंडिविजुअल की बात थी, सोल प्रोपर्टीशिप की बात थी, तो सारा लॉस सारा रिस्क जो है वो एक ही पर्सन पर आ जाता था। जब पार्टनरशिप की बात थी तो वो रिस्क जो है वो उन पार्टनर्स के अंदर डिवाइड हो जाता था। लेकिन कंपनी के केस में वो रिस्क जो है वो शेयर होल्डर मैनी शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इतना ज्यादा बर्डन जो है उनको फील नहीं होता है। दैट इज वाई ए कंपनी डज नॉट हेजिटेट टू अंडरटेक मोर रिस्की वेंचर्स वेयर देयर इज मोर रिस्क द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट और मोर। तो ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट को जो है एवॉइड करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जितने ज्यादा रिस्की हम काम करेंगे उतनी ज्यादा हमको प्रॉफिट मिलने के चांस होते हैं। तो ये इस वजह से जो है कैपिटल जो है ज्यादा इन्वेस्ट कर दी जाती है, क्योंकि रिस्क जो है वो सब में बढ़ जाना है, तो इसलिए रिस्की काम करके वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी और मेंबर्स दोनों के लिए ही ये बेनिफिट रहता है, बेनिफिशियल पॉइंट बनता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम कंपनी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे। तो हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है आप देख सकते हैं। कंपनी को इवैल्यूएट किया गया है कि उसके क्या फायदे हैं क्या लॉस हैं। तो कंपनी का इवैल्यूएशन जब करते हैं आप, तो वहाँ पर सबसे पहली बात तो आती है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की जो लिमिटेशंस हैं उनको दूर करता है। तो वो जो उनकी लिमिटेशंस थी वो इसकी मेरिट्स हैं, मींस लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर लाइबल टू पे द अनकॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय देम। Unlike the sole trade and the partnership trade, the personal assets of the shareholder cannot be utilized to pay off the business liabilities. तो जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनके द्वारा जो भी शेयर्स पर अनकॉल्ड अप का मतलब होता है जो अमाउंट अभी पे नहीं की है। मान लीजिए शेयर की कीमत जो है वो 100 रुपए की है और उसने 10 शेयर खरीदे हैं, मतलब 1000 रुपए के खरीद रखे हैं, और उसने अभी 5000 पे करे हैं, 5000 अभी पे नहीं किए हैं क्योंकि कंपनी ने मंगाए नहीं थे। तो वो अगर लॉस होता है या कंपनी का इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो 5000 ही पे करेगा और इससे ज्यादा पे नहीं करेगा, मीन्स अपने शेयर तक ही पे करेगा। और ना ही पर्सन की जैसे जो हमारा सोल प्रोपर्टीशिप था या पार्टनरशिप था उसमें पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जो है वो ले लिया जाता था, लेकिन इस केस में ऐसा भी नहीं होता है। तो लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से पर्सन जो है इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छे से उसके लिए एनकरेज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रोत्साहित होते हैं उसको परचेज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी। Any shareholder of a public company can transfer his shares freely without any approval of other member. तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी के केस में कोई भी पर्सन जो है फ्रीली अपने शेयर को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, सेल कर सकता है, बेच सकता है, या किसी और के नाम पर दे सकता है। ऑन द कंट्रेरी पार्टनरशिप पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इंटरेस्ट ओनली द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टनर। तो पार्टनरशिप में तो ये प्रॉब्लम आती थी, जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता था, उनको अप्रूवल लेना पड़ता था और पार्टनर से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस में हमको ये फैसिलिटी मिलती है कि कोई भी
भी पर्सन इन्वेस्ट करके वो जो है किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर मेक द इन्वेस्टमेंट लिक्विड विच मीन्स द शेयर कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन एवर नीडेड। कोई भी पर्सन चाहे तो अपने कैश को कन्वर्ट करना चाहता है, अपने शेयर को कैश में कन्वर्ट करना चाहता है, तो शेयर को कैश लिक्विड करने के लिए वो जो है कन्वर्ट कर सकता है इजिली। कोई भी पर्सन जो है कंपनी की एडवांटेज या फिर कंपनी की गुडविल के अकॉर्डिंग जो है उसको में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके शेयर को परचेज सेल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कंटिन्यूटी का। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी जो है वो कंटिन्यूटी है कंपनी में के केस में, क्योंकि कंपनी जो है वो रुकती नहीं है, कंपनी की डेथ नहीं होती है, कंपनी जो है वो चलती रहती है, कितने भी मेंबर आए कितने मेंबर जाएं, कंपनी जो है वो स्टेबल रहती है, तो इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो स्टेबल होती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देयर इज वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन द कंपनी बिकॉज ऑफ सफिशिएंट कैपिटल, sufficient management capability and limited liability. Hence the benefit of large scale business are available to the company. It reduce the per unit production cost and consumer get good quality production at cheap rates. तो यहाँ पर जो है ग्रोथ और एक्सपेंशन के केस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक प्राइवेट जब हम पब्लिक पार्टनरशिप की या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उस केसेस में कंपनी जो है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, वो जो है कैपिटल जो है लिमिटेड ही लगा पाता है और जो रिस्क है वो भी लिमिटेड ही उठा पाता है। लेकिन लार्ज स्केल पर काम करने के लिए ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा कुछ लगाने के लिए जो है वो कंपनी ही कर पाती है, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा विस्तार विकास जो है अपना ग्रोथ और एक्सपेंडिशन कर पाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट का। लास्ट पॉइंट है एडवांटेज का एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट भी क्या होगी, इफेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी। The company can utilize the service of expert because of the availability of financial resources in abundance, the continuity of business. यहाँ पर जो पर्सन होंगे वो क्या है, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स मिलने की वजह से, या फिर हम कहें लार्ज स्केल पर जब हम काम करते हैं तो स्पेशल जो है मैनेजमेंट भी अपॉइंट की जाती है, स्पेशल मैनेजमेंट आती है जो कि अच्छे से काम करती है। एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस मैनेजर जो हैं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको आगे बढ़ाने में। लेकिन अगर हम सोल प्रॉपर्टीशिप की या पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें ये सर्विसेज जो है मैनेजमेंट की, एक्सपर्ट की लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा हम उसको सैलरी नहीं दे पाते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनको इतने ज़्यादा एक्सपर्ट जो है हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं उस केसेस में। लेकिन कंपनी के केस में ये चीज़ें अपॉइंट करने की वजह से हमको अच्छे मैनेजर जो है प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपर्ट की हम जो है फैसिलिटी यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है लिमिटेशन ऑफ ए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो लिमिटेशन कुछ, अब देखो कमियां भी होती हैं हर चीज में, तो यहाँ पर हमारी जो सोल प्रॉपर्टीशिप में भी कुछ कमियां थी, प्रॉपर्टी उसमें भी कुछ कमी थी, लेकिन जो आपने ध्यान दिया होगा जो उसकी लिमिटेशंस थी सोल प्रॉपर्टीशिप की और पार्टनरशिप की जो लिमिटेशंस थी वो हमारी कंपनी की जो है वो एडवांटेजेस है, और साथ ही साथ जो हमारी कंपनी की एडवांटेजेस लिमिटेशंस हैं वो हमारी सोल प्रॉपर्टीशिप की और पार्टनरशिप की जो है एडवांटेज थी। सीक्रेसी का मोस्ट पॉइंट था इसमें कि बहुत अच्छा पॉइंट है, सीक्रेसी रहती है, वही पॉइंट जो है इसमें कम हो जाएगा। मीन्स सीक्रेसी जो है जब बड़े लेवल की बात की जाएगी तो सीक्रेसी नहीं रहेगी। साथ ही साथ उसमें डिसीजन लेने में जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं, कोई देरी नहीं होती है, मीन्स क्विक डिसीजन थे, तो इसमें क्या होगा, डिसीजन में देरी होगी। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं वहाँ पर डायरेक्ट मोटिवेशन काम करता है। डायरेक्ट मोटिवेशन मीन्स हमारा पर्सन का ही प्रॉफिट होना है, तो पर्सन जो है उसमें क्या करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होने की वजह से ज़्यादा मोटिवेट होता था। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाने हैं सब में, तो क्या होगा, जो है डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं रहता है। साथ ही साथ उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई भी हमको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आएगा। चलो करते हैं हम ये पॉइंट, देख सकते हैं आप। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है डिफिकल्टी इन्फॉर्मेशन। तो इसको सबसे पहले तो बनाने में ही, फॉर्मेशन करने में ही, एस्टेब्लिश करने में ही प्रॉब्लम आती है। द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इन इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट टू
एक्सपेंसिव एक्टिविटी, इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं जो रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है हम उसमें टाइम भी लगता है और मनी भी लगती है। तो ये जो काम जो है करवाने में, फॉर्मेशन करने में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाइए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाएं, प्रोस्पेक्टस जो है वो बनाएं। तो ये सारे काम जो है करने में हमको प्रॉब्लम आती है। सेकंड पॉइंट जो है लैक ऑफ सीक्रेसी, तो ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारी सोल प्रोपर्टीशिप की और पार्टनरशिप की एडवांटेज थी वो यहाँ इसकी डिसएडवांटेज बनेगी, क्योंकि जब बड़े लेवल पर काम किया जाएगा, बहुत सारे मेंबर जो होंगे, तो उसमें सीक्रेसी रखना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसको अपने अकाउंट्स को, अपनी जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिश कराना पड़ता है, उसको लोगों को दिखाना पड़ता है। तो वो जब हम उसको दिखाएंगे तो उसके लिए क्या है, वो कोई भी चीज़ जो है वो सीक्रेट नहीं रहती है, वो सबके पास चली जाती है। तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी सीक्रेसी नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन के केस में क्या है कि इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट है। मैनेजर कितना अपने वो मैनेजर क्यों काम करेंगे ओनर्स के लिए, कितना ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन अगर ओनर ही खुद मैनेज करने वाला होता है तो वो तो क्या है, अपने प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। तो ओनर ऑफ द कंपनी एंड हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू ए फ्यू शेयर होल्डर हु आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। वो कहते हैं कि मैनेज करने के लिए वो थोड़े से ही पर्सन को इलेक्ट कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है। तो वो पर्सन जो है उनको तो सिर्फ सैलरी मिल जाती है, तो वो अपनी कंपनी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है इतना क्यों काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पर्टिकुलर पर्सन की बात आती है, वो तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हर कोशिश जो है कर लेता है। तो दीज पीपल सर्टेनली कैन नॉट वर्क विद द that interest and enthusiasm which the owners themselves do case the sole trade and partnership in main cases is the lack of direct motivation to employees। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे कि सोल प्रोपर्टीशिप में और पार्टनरशिप में डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, खुद ओनर ही मैनेज करने वाले होते हैं, तो वो अपने हक में काम करते हैं, तो वो जो है अच्छे से काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशन की कमी रहती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अब एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल में आप देख सकते हैं is another drawback of the company organization. Various government restrictions are imposed in the performance of day-to-day activity, which include to observance of many legal rules, sending various type of information to the government from time to time, having compulsory audit, publishing एनुअल अकाउंट्स। तो ये सारे काम जो आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं, अकाउंट चेक करवाने पड़ते हैं और टाइम टू टाइम जो है इन्फॉर्मेशन के बाद भेजनी पड़ती है, जिससे जो डिफिकल्टी आती है हमारे लिए, गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है, हमको गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहना पड़ता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर जो है पूरा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का रहता है। गवर्नमेंट जो है legal experts have got to appointed to save the company from the government stranglehold, which of course is very costly। तो गवर्नमेंट लीगल एक्सपर्ट जो है हमको लेने पड़ते हैं जो भी हमारे काम को तो लीगल एक्सपर्ट जो हमको ज्वाइन करने पड़ेंगे अपनी कंपनी को बचाने के लिए, तो वो ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिले इन डिसीजन। डिसीजन लेने में भी देरी होती है, क्योंकि मैनी, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, तो वो उनके एक मीटिंग बिठानी पड़ती है और कोई भी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जिसके लिए पहले मीटिंग बुलानी पड़ेगी और डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिपोर्ट मांगनी पड़ती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़े लेवल पर जब काम करते हैं तो वो हमारे लिए डिसीजन लेने में जो है वो देरी करवा देता है। तो कई बार तो ऐसे होता है कि जिस अपॉर्चुनिटी के लिए या जिस काम के लिए हम डिसीजन लेने जाते हैं, वो काम या वो टाइम जो है वो निकल जाता है, जिससे हम उस अपॉर्चुनिटी को फायदा नहीं उठा सकते हैं, तो वो स्लिप हो जाती हैं हमारे हाथ से। तो नेक्स्ट हमारा है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट क्या है? ओलिगार्किक मैनेजमेंट, इसका मीनिंग है कि जो भी हमारी मैनेजमेंट है, फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम
बट इज ओनली ए आई वॉश। वो कहते हैं कि कहने के नाम पर तो ये डेमोक्रेटिक है, मींस लोगों के लिए है, लेकिन ये सिर्फ एक आई वॉश है, दिखावा ही है। A company is an institution based in oligarchic management. Only it is said that the shareholder collectively elect their representative, but in reality, most of the shareholders don't know where the head office of the company is situated and when the company does or does not do. Only some people who have the major chunk of the shares of the company are real owners. They have a control over the board of directors. Therefore, there are only a few people who matter, and the other shareholders are just puppets. तो वो ये कहता है कि कहने की बात है कि ये पब्लिक के लिए काम करती है, लेकिन जो है इनके इलेक्ट किए जाते हैं शेयर होल्डर के द्वारा, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है कि जिसने पर्सन ने ज्यादा शेयर परचेज किए होते हैं तो कंपनी का जो काम होता है वो उन्हीं के हाथ में रह जाता है। वे ही कंपनी के मेन ओनर जो है कहलाते हैं, उन्हीं के हाथ में ही डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल होता है। तो वो अपनी मनमानी करते हैं और जो बाकी शेयर होल्डर हैं उनकी जो है कुछ भी नहीं चलती है, जस्ट पपेट, मतलब कि कठपुतली की तरह ही काम कर रहे होते हैं वो। 7th पॉइंट हमारा है कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। कंपनी का जो ओनर है, इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज ए रेगुलर सिचुएशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ क्लैशिंग इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस होते हैं क्योंकि ज्यादा पर्सन है, उनके इन्वेस्टर्स के जो है इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो बीच में आता है, तो वो जिसकी वजह से शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, तो ये हमारे जो है पर्सन जिनसे कैपिटल लिया होता है, पैसा रिजर्व में रखने की बात आती है, तो वो शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको ज्यादा डिविडेंड मिले, डिबेंचर होल्डर चाहते हैं उनको ज्यादा पैसा जो है मिले। रिजर्व के लिए भी क्या है, बिजनेस में खुद को भी लगाने की बात हो जाती है, तो इस वजह से इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। तो यहाँ हमारा जो कंक्लूजन था, अगर हम देखें तो इसकी बहुत सारी मेरिट्स हैं, और अगर इन सारी बातों को देखा जाए कि जितना भी बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, तो उस केस में आपकी कंपनी की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी की, तो वहां भी हमको कंपनी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो हमारी लिमिटेशंस को दूर करती है, जो भी हमारी प्रॉपर्टीशिप की थी या फिर पार्टनरशिप की लिमिटेशंस थी उनको दूर करके जो आगे बढ़ाती है, और इसकी वजह से ही हम क्या है इंटरनेशनल लेवल तक काम कर सकते हैं। तो जितना भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कंपनी की वजह से ही हो सकती है, अदर केसेस में है नहीं हो सकती है। यहाँ हम अपना ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर ये पॉइंट जो है, ये कंसेप्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, जो है कि हमारा टाइप ऑफ कंपनीज की बात है और डिफरेंसेस हैं, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।